एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग जीएमसीएच एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई शुड पेशेंट्स टेकिंग वारफेरिन बी केयरफुल अबाउट ईटिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो पेशेंट वारफेरिन ले रहा है उन्हें केयरफुल रहना होगा फॉर ईटिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो उसका क्या रीजन है? ऑप्शन ई, दे कैन मेक वारफेरिन लेस इफेक्टिव। Option B, they can cause bleeding. Option C, they increase the risk of blood clots. Option D, they make the blood pressure too low. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, they can make warfarin less effective. चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर हाई इन विटामिन के विच हेल्प्स द ब्लड टू क्लोट। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर जो होता है विटामिन के हाई अमाउंट के अंदर पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल को कम या फिर लिमिटेड अमाउंट के अंदर इंटेक के लिए बोलते हैं। अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स किसके अंदर देखने को मिलती है? स्पिनच, केल एंड ब्रोकोली जो होते हैं उसके अंदर हाई लेवल के अंदर विटामिन के प्रेजेंट होता है। वारफेरिन वर्क्स बाय ब्लॉकिंग विटामिन के। वारफेरिन का जो काम होता है वो किस तरह से होता है? वो विटामिन के को ब्लॉक करता है। सो ईटिंग टू मच कैन मेक वारफेरिन लेस इफेक्टिव। इसलिए अगर विटामिन के जो है उसका इंटेक ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? वारफेरिन की इफेक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी बाय रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी टू थिन द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लूकोज इन द ओआरएस सॉल्यूशन। ओआरएस सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर ग्लूकोज कंटेन होता है, तो उसका रोल क्या है? ऑप्शन ई, इट एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव। ऑप्शन बी, प्रोवाइड टेस्ट टू द सॉल्यूशन। ऑप्शन सी, एनहांस सोडियम एब्सॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। ऑप्शन डी, एक्ट एज ए लैक्सेटिव। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एनहांसेस सोडियम एब्सॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। अगर हम बात करते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ओआरएस की, तो उसके अंदर कंटेन होता है ग्लूकोज। यह जो ग्लूकोज होता है यह एनहांस करता है द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन वाटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और यह किस तरह से करता है? सोडियम ग्लूकोज पोर्ट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा। इसी के साथ ही यह फैसिलिटेट करता है रिहाइड्रेशन को, और यह सेकेंडरी रोल की बात करें तो यह एक एनर्जी सोर्स भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ग्लूकोज जो है उसका ओआरएस सॉल्यूशन के अंदर जो मेन रोल है वो यह रहता है कि यह एनहांस करेगा सोडियम एब्जॉर्प्शन को इन द इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द सिटिंग पोजीशन फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया द पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू। स्पाइनल एनेस्थीसिया जब हम सिटिंग पोजीशन के अंदर दे रहे हैं तो हमें पेशेंट को क्या कहना चाहिए? ऑप्शन ई, एक्सटेंड द बैक एंड नेक। ऑप्शन बी, लीन बैकवर्ड एंड रिलैक्स। ऑप्शन सी, फ्लेक्स द स्पाइन बाय लीनिंग फॉरवर्ड। ऑप्शन डी, keep arms at the side and legs extended. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, फ्लेक्स द स्पाइन बाय लीनिंग फॉरवर्ड। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम इस तरह से एडवाइस क्यों करते हैं। फ्लेक्स द स्पाइन बाय लीनिंग फॉरवर्ड, जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, सिटिंग पोजीशन के अंदर जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है उसके अंदर पेशेंट को सिटिंग के साथ में आगे की तरफ झुकने को कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मैक्सिमली ओपन्स द इंटरवर्टिब्रल स्पेस, क्योंकि इस पोजीशन के अंदर जो हमें इंटरवर्टिब्रल स्पेस चाहिए स्पाइनल एनेस्थीसिया को देने के लिए वो मैक्सिमली ओपन होता है फॉर इजियर एक्सेस टू द सबएरेक्नोइड स्पेस। जैसा कि देखा है सबएरेक्नोइड स्पेस में इजियरली एक्सेस हो सकते हैं हम इस पोजीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ लंबर पंक्चर। निम्न में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो कि मोस्ट कॉमनली एसोसिएट करता है लंबर पंक्चर प्रोसीजर के साथ में? ऑप्शन ई, ब्रेन हर्निएशन। ऑप्शन बी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ऑप्शन सी, पोस्टीरियर पंक्चर हेडेक। ऑप्शन डी, एपिड्यूरल एब्सिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, पोस्टीरियर पंक्चर हेडेक। पोस्टीरियर पंक्चर हेडेक एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है लंबर पंक्चर का, स्पेशली इन यंग एडल्ट्स। यह सीएसएफ लीक की वजह से होता है एंड टिपिकली इम्प्रूव्स व्हेन लाइंग फ्लैट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्रेन हर्निएशन, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और एपिड्यूरल एब्सिस की, तो यह बहुत रेयर केसेस के अंदर हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंडीशन इज एन एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन फॉर नाइट्रोग्लिसरीन यूज। कौन सी ऐसी कंडीशन है निम्न में से जिसके अंदर की नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करना एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है? ऑप्शन ए, स्टेबल एंजाइना। ऑप्शन बी, रिसेंट सिल्डेनाफिल यानी कि वियाग्रा यूज। ऑप्शन सी, टैकीकार्डिया। ऑप्शन डी, हाइपरलिपिडीमिया। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर रिसेंट सिल्डेनाफिल यूज। अगर किसी पेशेंट ने रिसेंटली सिल्डेनाफिल लिया है और हमने नाइट्रोग्लिसरीन को एडमिनिस्टर कर दिया, तो वहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोग्लिसरीन और सिल्डेनाफिल का कॉम्बिनेशन एक लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोटेंशन कर सकता है। इसीलिए कभी भी हम सिल्डेनाफिल और नाइट्रोग्लिसरीन को साथ में नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड ए नर्स मॉनिटर मोस्ट क्लोजली आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग आईवी नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एडमिनिस्टर करने के बाद में मोस्ट क्लोजली एज ए नर्स क्या मॉनिटर करना चाहिए?
ऑप्शन ए ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी व्हाइट ब्लड सेल काउंट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सारे ऑप्शंस की। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज डायरेक्टली नाइट्रोग्लिसरीन से अफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी रेट की। रेस्पिरेटरी रेट भी जब तक हमें डिस्ट्रेस नहीं है तब तक हमारा प्राइमरी कंसर्न नहीं रहेगा। ब्लड प्रेशर जो कि हमारा राइट आंसर है। नाइट्रोग्लिसरीन वासोडाइलेशन करती है जिससे हाइपोटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए जब भी हम नाइट्रोग्लिसरीन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तब हमारा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि हम ब्लड प्रेशर को क्लोजली मॉनिटर करें। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं व्हाइट ब्लड सेल काउंट को। WBC भी नाइट्रोग्लिसरीन से इम्पैक्ट नहीं होती है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जब IV NTG को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हमें क्लोजली मॉनिटर करना है ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिग्री ऑफ बर्न इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लिस्टर, सिवियर पेन एंड डैमेज टू द एपिडर्मिस एंड पार्ट ऑफ डर्मिस। हमें यहाँ पर बर्न जो है उसका कौन सा टाइप है वो पूछा गया है। कौन सी डिग्री का बर्न होगा जिसके कैरेक्टरिस्टिक दिए गए, जिसके अंदर के ब्लिस्टर है, सीवियर पेन है और एपिडर्मिस डैमेज हुई है और कुछ पार्ट डर्मिस का डैमेज हुआ है, तो आप यहाँ पर कौन से डिग्री का बर्न एक्सपेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए फर्स्ट डिग्री, ऑप्शन बी सेकेंड डिग्री पार्शियल थिकनेस, ऑप्शन सी थर्ड डिग्री फुल थिकनेस, ऑप्शन डी फोर्थ डिग्री। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि सेकेंड डिग्री पार्शियल थिकनेस बर्न। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न की, जो कि ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर ओनली एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होता है और इसमें पेन के साथ साथ रेडनेस होता है और ब्लिस्टर्स नहीं बनते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हम सेकेंड डिग्री पार्शियल थिकनेस बर्न की। इसके अंदर एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस भी इन्वॉल्व होती है और ब्लिस्टर बनते हैं और यह बर्न सीवियर पेन के साथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड डिग्री फुल थिकनेस बर्न की। थर्ड डिग्री बर्न में फुल डर्मिस तक एक्सटेंड होता है बर्न। इसी के साथ ही यह पेनलेस होता है क्योंकि जो नर्व होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है। लास्ट है हमारा फोर्थ डिग्री बर्न। फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और इसके अंदर जो ट्रीटमेंट होता है उसमें एम्पुटेशन तक की रिक्वायरमेंट होती है। सो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमें कैरेक्टरिस्टिक दिए गए, ब्लिस्टर, सीवियर पेन और डैमेज टू द एपिडर्मिस एंड पार्ट ऑफ डर्मिस। तो यह किसका कैरेक्टरिस्टिक है? सेकेंड डिग्री पार्शियल थिकनेस बर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए चाइल्ड विथ न्यूमोनिया शोज साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नेजल फ्लेयरिंग, रिट्रैक्शन एंड ऑक्सीजन 89%, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप। एक चाइल्ड है न्यूमोनिया वाला जो कि हमें साइन शो कर रहा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के, और उस चिल्ड्रन के हमें दो साइन देखने को मिल रहे हैं, एक है नेजल फ्लेयरिंग और दूसरा रिट्रैक्शंस। ऑक्सीजन सैचुरेशन यहाँ पर दिया गया 89%। इसी कंडीशन के अंदर हमारा बेस्ट स्टेप नेक्स्ट क्या रहेगा? ऑप्शन ए स्टार्ट ओरल एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी ऑब्टेन स्पुटम कल्चर, ऑप्शन सी बिगिन नेबुलाइज्ड ब्रोंकोडायलेटर्स, ऑप्शन डी एडमिट एंड स्टार्ट ऑक्सीजन थेरेपी। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी एडमिट एंड स्टार्ट ऑक्सीजन थेरेपी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन ए स्टार्ट ओरल एंटीबायोटिक्स की, ओरल एंटीबायोटिक्स माइल्ड केसेस के अंदर यूज में ली जाती है, नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन SpO2 लेवल इज लेस देन 90%। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्टेन स्पुटम कल्चर की। स्पुटम कल्चर चिल्ड्रन के अंदर ऑब्टेन करना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन सी बिगिन नेबुलाइज्ड ब्रोंकोडायलेटर। जब ब्रोंकोस्पाज्म सस्पेक्ट होता है तो वहां पर हम ब्रोंकोडायलेटर को यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन हमें दी गई है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन की, इसी कंडीशन के अंदर हमें जो है हमारा बेस्ट स्टेप रहेगा कि हम उस पेशेंट को एडमिट करें और ऑक्सीजन थेरेपी को स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल पैटर्न ऑफ फीवर। निम्न में से कौन सा फीवर का? ऑप्शन ए कंटिन्यूअस फीवर, ऑप्शन बी इंटरमिटेंट फीवर, ऑप्शन सी रेमिटेंट फीवर, ऑप्शन डी रिफ्लेक्टिव फीवर। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी रिफ्लेक्टिव फीवर। अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस फीवर की, तो कंटिन्यूअस फीवर का मतलब होता है परसिस्टेंट हाई टेम्परेचर रहता है लेकिन मिनिमल फ्लक्चुएशन के साथ में। नेक्स्ट आता है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर मींस फीवर स्पाइक्स विद रिटर्न टू नॉर्मल। ऑप्शन सी रेमिटेंट फीवर की बात करें, रेमिटेंट फीवर जिसमें फीवर फ्लक्चुएट होता है दैट डज नॉट रिटर्न टू नॉर्मल। सो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा कंटिन्यूअस, इंटरमिटेंट और रेमिटेंट फीवर होता है, यह पैटर्न्स होते हैं हमारे फीवर के, लेकिन जो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव फीवर दिया गया है वो किसी फीवर का पैटर्न नहीं होता है। सो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वन की डिफरेंस बिटवीन हीट एक्सोशन एंड हीट स्ट्रोक। हीट एक्सोशन और हीट स्ट्रोक के बीच का की डिफरेंस क्या है? ऑप्शन ए हीट स्ट्रोक हैज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन बी हीट एक्सोशन कॉजेस सीजर्स,
ऑप्शन सी हीट स्ट्रोक कॉजेस मेंटल कंफ्यूजन, ऑप्शन डी हीट एक्सोशन इज मोर डेंजरस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हीट स्ट्रोक कॉजेस मेंटल कंफ्यूजन। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन ए हीट स्ट्रोक हैज ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हीट स्ट्रोक के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हाई होता है और ज्यादातर आपको हाई देखने को मिलेगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा। नेक्स्ट हम देखेंगे हीट एक्सोशन कॉजेज सीजर, यह भी हमारा सही आंसर नहीं है क्योंकि सीजर्स हमें देखने को मिलता है हीट स्ट्रोक के साथ में, ना कि हीट एक्सोशन के साथ में। मेंटल कंफ्यूजन हमारा राइट आंसर है। हीट स्ट्रोक के केस के अंदर क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन डी आप देखेंगे हीट एक्सोशन इज मोर डेंजरस। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं हीट एक्सोशन और हीट स्ट्रोक को, तो मोर डेंजरस जो है वो है हमारा हीट स्ट्रोक।